चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षार कर्म के अंदर क्षार निर्माण विधि। यानी कि आप कोई भी क्षार बनाओगे तो किस तरीके से आप द्रव्य लेके आओगे और कैसे उसको जला करके और उसमें क्या क्या अलग से ऐड करके आप बनाओगे तब क्षार का फॉर्मेशन होगा, उसकी बात करते हैं। तो आपको करना क्या है कि शरद शरद ऋतु में क्षार द्रव्य का संग्रह करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में पित्त बड़ा होता है, क्षार भी उष्ण होता है, तो उस समय जो भी द्रव्य होंगे जिनसे हम क्षार का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो अपने अच्छे वीर्य की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो जो पेड़ या जो पौधा भी आप यूज कर रहे हैं वो मध्यम मध्यम आयु का होना चाहिए। और तिल नाल की अग्नि, आपने पेड़ पत्ते जो भी लेके आए, आप शरद ऋतु में आपने क्षार द्रव्य का संग्रह किया, उसको क्या करना है, उन सबको जो भी पत्ते हैं, तने हैं या जड़ है, वो सब लेकर के आपको तिल नाल की अग्नि प्लस चूने के पत्थर को रख करके उनमें क्या लगानी है, अग्नि देनी है। तिल नाल की अग्नि यानी कि वो सारे द्रव्य आपने रखे वो वहाँ पे उनमें आपको क्या करना है, उनको जलाना है। किससे? तिल नाल की अग्नि से, और साथ में उसके चूने का पत्थर भी रख देना है। जैसे ही आपने ये करा, अग्नि जलाई, अग्नि जलने के बाद जलती रहेगी। एक सेकंड। जैसे ही आपने अग्नि लगाई, अग्नि जलती रहेगी। फिर क्या हुआ, जब अग्नि ठंडी हो जाए तो आपको क्या करना है, इन चूने के पत्थर को तो क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। ठीक है, और जो भस्म बनी, वो जो भस्म बनी उसमें से क्या करना है, एक द्रोण तो भस्म लेनी है, और उस भस्म के अंदर या तो आपको 6 द्रोण जल मिलाना है या 6 द्रोण मूत्र मिलाना है। दोनों में से एक कोई चीज मिलानी है, या तो जल मिला लीजिए या मूत्र मिला लीजिए। तो देखिए अब तक हुआ क्या कि हम शरद ऋतु में गए, हमने क्षार द्रव्य का संग्रह किया, उसको हमने तिल नाल की अग्नि में जलाया, जलाते जलाते हमने उसमें चूने के पत्थर डाल दिए। पर जैसे ही फिर अग्नि ठंडी हो गई, हमने भस्म को अलग कर लिया, चूने के पत्थर को अलग कर लिया। भस्म की क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको, 1 द्रोण लेनी है। उसमें जल या मूत्र कितना मिलाना है, 6 द्रोण मिलाना है। ये सब मिला करके आपको 21 बार रिपीटेशन पर उसको छानना है। छानने के बाद फिर से उसको अग्नि पर रखना है। अग्नि पर रखने के बाद जब द्रव्य 1/3 रहे, जो ये द्रव्य मिला के आपने लिया था, ये तब तक आपको अग्नि पर रखना है जब तक इसकी क्वांटिटी जो है वो 1/3 रह जाए। ठीक है, जैसे आपने 100 ml लिया, 100 ml लिया तो ये 33 ml के अराउंड रह जाना चाहिए, तब तक आपको ये अग्नि पर रखना है तथा 1/3 शेष रहे और उसका कलर वर्ण कैसा हो जाए, रक्तवर्णी दिखाई दे वो द्रव्य, स्वच्छ हो, तीक्ष्ण हो, पिच्छल हो जाए, तब उसको आपको अग्नि से उतारना है। उतार करके क्या करना है, छान कर जल व घन द्रव्य अलग अलग निकाल लेना है। ठीक है, ये क्या करा आपने, 1/3 शेष रहा, रक्तवर्णी था, स्वच्छ पिच्छल जैसा भी दिखा आपको। फिर आपने उसको छान करके द्रव घन वाला पार्ट अलग कर लिया, जल वाला पार्ट अलग कर लिया। ठीक है, फिर उसमें से क्या करा, छाने द्रव्य में से एक एक क्षारोदक अलग रखे, यानी कि 2 जार में आपने क्षारोदक को अलग अलग कर लिया, वो द्रव वाला पार्ट है उसको अलग अलग कर लिया। ये जो अब तक जो बना है वो तो है मृदु क्षार। तो मृदु क्षार या समव्यूहीन बनाने की प्रोसीजर आपको समझ में आ गई। इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, केवल ये वनस्पति है और हमने जल मिलाया है और बार बार इसको हमने अग्नि पर गर्म किया है, 21 बार छना है। इस प्रोसेस से बनता है तो है ये मृदु क्षार। लेकिन अगर इसी मृदु क्षार में हम ये खनिज द्रव्य डाल दें, कौन कौन से, जो अग्नि पर हमने एक पार्ट क्षारोदक का छोड़ा है, उस क्षारोदक के अंदर अगर हम कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंखनाभी और जल सुक्ति, ये सारे खनिज द्रव्य अगर हम मिला देते हैं, इन 4 द्रव्यों को 8 पल की मात्रा में लेना है, यानी कि हर एक द्रव्य की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2 पल होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 पल, ये 2 पल, ये 2 पल, यानी कि चारों द्रव्यों को 8 पल की मात्रा में लेकर के वापस को आपको लोहे की कढ़ाई में वापस गर्म करना है। कब तक गर्म करना है, रक्त तप्त होने तक गर्म करना है, और इसके अंदर क्षारोदक तो 2 द्रोण आपको मिलाना ही है। ठीक है, तो जो हमने बचाया था, जो हमने छान के अलग रखा था, उसमें से 2 द्रोण क्षारोदक लेना है। उस क्षारोदक के अंदर आपको ये सारे खनिज द्रव्य मिलाने हैं और इनको अग्नि पर तब तक गर्म करना है, ना अति विरल होने तक इनको अग्नि पर गर्म करके लोहे पात्र में मुंह बंद करके रख लोगे तो ये क्या बनेगा, मद्य क्षार। यानी कि आप सिंपल सी लैंग्वेज में इतना बोल सकते हो कि जो मृदु क्षार है, अगर उसके अंदर आप 8 पल ये द्रव्य मिला देते हो, चारों द्रव्य मिला देते हो और उसको अग्नि पर पाक करते हो, तो क्या बनेगा, मद्य क्षार बनेगा। फिर इस मद्य क्षार के अंदर आप अगर
जो तीक्ष्ण द्रव्य हैं हमारे पास, दंती है, द्रवंती है, चित्रक है, अतिविषा है, इनका प्रतिवाप देते हो, शुक्ति प्रमाण में इनका क्या देते हैं, प्रतिवाप देते हैं और इसको फिर से गर्म करते हैं, तो जो क्षार बनेगा वो बनेगा तीक्ष्ण क्षार। तो जो हमारी बात हुई थी कि मृदु, मध्य और तीक्ष्ण, उनके बारे में सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने खनिज द्रव्य डाले, यहाँ पे हमने तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रतिवाप दिया, वापस गर्म करा, जो क्षार बना उसको तीक्ष्ण क्षार कहते हैं। फिर आता है पानीय क्षार। पानी क्षार की मात्रा एग्जाम में आपसे 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। पानी क्षार की उत्तम मात्रा कितना पीना होता है, एक पल मात्रा में पीजिए, मध्यम मात्रा 3 कश है और हीन मात्रा जो है इसकी अर्ध पल है। ये आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है पानी क्षार कैसे पीना है। देखिए, पलाश, यवनाल आदि की भस्म लेनी है। गाय, बकरी, भेड़, गधा, भैंस, हाथी, इनके ही चतुर्गुण में, यानी कि सबका नहीं, किसी एक का मूत्र मिला करके लोहे के पात्र में अवलेय होने तक आपको अग्नि देनी है। अग्नि देने के बाद इस अवलेय को दही, सुरा, घी इन सब में मिला करके, किसी एक में मिला करके पीते हैं तो वो क्या बनता है, पानी क्षार बनता है। तो पानी क्षार कैसे बनाया है कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप पढ़ लेना कि इस तरीके से पानी क्षार हम बनाते हैं। आपको तो बस ये वाली क्षार निर्माण की प्रोसेस पता होनी चाहिए कि मध्य क्षार में आपने कौन से क्षार द्रव्य मिला है और तीक्ष्ण क्षार में आपने क्या मिला है। फिर हम पढ़ेंगे क्षार विधि, यानी कि कहीं भी हम क्षार कर्म का प्रोसीजर किसी पेशेंट के ऊपर करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो हम पहले प्रतिसारणीय क्षार पढ़ रहे हैं, यानी कि बाह्य प्रयोग पढ़ रहे हैं क्षार का, जैसे अक्षय या भगंदर हो उसमें क्षार का बाह्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसका पूरा प्रोसीजर हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आता है इसके अंदर पूर्व कर्म। तो हम कोई भी, चाहे हम शल्य कर्म का प्रोसीजर करें, चाहे हम जो है पंचकर्मा कराएं, तीनों में त्रिविध कर्म की बात की जाती है। ये टॉपिक हमारा पहले हो चुका है त्रिविध कर्म वाला। तो इसमें सबसे पहले आता है पूर्व कर्म। पूर्व क्षार कर्म कराने से पहले आपको किसी रोगी के लिए क्या क्या पूर्व कर्म करने पड़ेंगे, उस चीज को थोड़ा सुनते हैं, देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले रोगी को आहार संबंधी पूर्व रूप देखना होता है, यानी कि ऐसे ही खाली पेट आप क्षार कर्म नहीं करा सकते, आपको कुछ उसको लघु आहार खाने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्षार कर्म जो है उसको खाली पेट नहीं करा सकते। तो रोगी को आपको सबसे पहले क्या है, लघु आहार खाने के लिए देना है। खाने के बाद उसके आपको इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा करने हैं जो क्षार कर्म में हमें यूज आने वाले हैं। कौन कौन से यंत्र हमें काम में आने वाले हैं, एक तो कार्पास, कृतोष्णी, शलाका, पिचु, प्लोत, मधु, कवलिका, ये सारी चीजें हमें क्षार कर्म का प्रधान कर्म करते समय काम आएंगी या पश्चात कर्म में काम आएंगी। तो ये हमें पहले ही अपने पास इकट्ठी करके रख लेनी है। जिस स्थान पर क्षार कर्म करना है वहाँ पर पहले हमें स्कार्पिंग करनी पड़ेगी, लेखन करना पड़ेगा, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी जिससे वहाँ पर क्षार चिपक चुके अपने पिच्छल गुण के कारण। तो वहाँ का हमें पहले लेखन कर्म करना पड़ेगा। जो भी व्याधि स्थान है उसको छोड़ करके उसके आसपास की जगह को कपड़े से ढक देना है, क्योंकि क्षार कहीं दूसरी जगह अगर क्षार किसी दूसरे एरिया पे लग गया तो उसको जला देगा। इसलिए जहाँ भी बस रोग हो रखा है, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, उस पर्टिकुलर सर्कुलर या जो भी एरिया है उसको छोड़ करके बाकी जितना भी एरिया उसको कपड़े से ढक देना चाहिए। ये तो हुआ हमारा पूर्व कर्म। अब आता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में क्या करेंगे, जो रोगी है उसको वातातप रहित स्थान में बिठाइए, योग्य अंतराल के साथ उसको बिठाना है। बिठाने के बाद उसके जिस भी स्थान पर आप क्षार कर्म करने वाले हो उसका आपको इंस्पेक्शन करना है, उसका निरीक्षण करना है। निरीक्षण करने के बाद अब इस पर आप प्रतिसारण कीजिए, यानी कि क्षार लगाइए। अब मान लो कोई रोग है जिसमें पित्त प्रधान है, पित्त प्रधान है तो आपको घर्षण करके क्षार लगाना है, घिस घिस करके क्षार लगाना है। वात प्रधान में लेखन करके, ये याद रखिए, ये चीजें यही पीछे में पूछी जाती हैं। पित्त प्रधान में क्षार लगाने का क्या प्रोसेस है, घर्षण करके लगाते हैं। वात प्रधान कोई रोग है, ये वात प्रधान रोगी है तो उसमें लेखन कर्म करके क्षार कर्म करते हैं। और कफ की अधिकता है तो वहाँ प्रक्षालन कर्म कर करके क्षार का प्रतिसारण किया जाता है। अब जब भी हम इन तीनों के अकॉर्डिंग जो भी कर्म करते हैं, क्षार लगाते टाइम, प्रतिसारण के टाइम, चाहे हम घर्षण करें, लेखन करें, प्रक्षालन करें, कुछ भी करें, हमें 100 वाक मात्रा तक क्षार का वही प्रतिसारण करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस लगाया छोड़ दिया, नहीं, 100 वाक मात्रा तक हम उस क्षार का वहाँ पर प्रतिसारण करते रहते हैं, ठीक है। ये था इसका पूरा मेन प्रोसीजर।
क्षार कर्म का प्रधान कर्म, यानी कि कब तक किस तरीके से आपको प्रतिसारण करना है। अब जैसे हमने अभी पानी क्षार की मात्रा पढ़ी थी, उसी तरह प्रतिसारणीय क्षार की मात्रा होती है हीन मात्रा, मध्य मात्रा और उत्तम मात्रा। हीन मात्रा में कितना लेना है क्षार आपको, नख उच्छेद जितना, जितना नाखून के अंदर भर जाता है, नाखून के अंदर जितना भर जाए उतना क्षार अगर आप प्रयोग करते हो तो वो उस क्षार की हीन मात्रा है। मध्यम मात्रा, मध्यम मात्रा क्या हुई प्रतिसारणीय क्षार की, अल्प मात्रा से दुगनी, यानी कि इससे जो दुगनी मात्रा होगी वो मध्यम मात्रा है, और इससे तिगुनी मात्रा क्षार की उत्तम मात्रा कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। पूरा क्षार वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी 2 नंबर में क्वेश्चन उठा लिया जा सकता है, 5 नंबर में उठा लिया जा सकता है। बाकी ये टॉपिक तो अच्छा है ही, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा आप लोग। फिर आता है सम्यक क्षार दग्ध। आपने क्षार कर्म किया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हमने सही किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए आचार्यों ने संहिताओं में कुछ लक्षणों का वर्णन किया है। जो अगर लक्षण रोगी के अंदर प्रकट होते हैं तो आप समझ सकते हो कि क्षार का सम्यक प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो तत्र सम्यक दग्धे विकारोपशमो लाघवम अस्रावश्च फिर पक्व जम्बू संवितम, यानी कि जब भी आपने अगर क्षार का सम्यक यूज किया है तो पहली बात तो उसका विकार ठीक हो जाएगा, विकार का शमन, जिस भी रोग की शांति के लिए किया था वो रोग शांत हो जाएगा, शरीर में या उस स्थान पर उसके लघुता आ जाएगी, और अगर कोई व्रण था या कुछ और था उससे क्या हो जाएगा, अर्श था, भगंदर था, वहां से स्राव आना रुक जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर वहां से कोई श्राव हो रहा है, कोई सेक्रीशन हो रहा है, वो रुक जाएगा। प्लस जिस स्थान पर आपने क्षार का यूज किया, तो क्षार क्या काम करता है, जलाने का काम करता है। तो किस तरीके का जलाएगा उस स्थान को सम्यक क्षार, पक्व जम्मू के समान दग्ध वहां पे कर देगा, जैसे जो जामुन होता है, काला जामुन होता है, उस तरीके का वो स्थान आपको दिखाई देगा। और अगर ये लक्षण आपको रोगी के अंदर मिल रहे हैं तो क्या है, सम्यक क्षार का प्रयोग हुआ है। फिर आता है हीन दग्ध या दुर्दग्ध। अगर क्षार से ढंग से नहीं जला, अच्छे से दुर्दग्ध वो अच्छे से उस स्थान पर क्षार का प्रयोग नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया पर तोद होगा, कंडू होगी, जड्यता आएगी, और जो व्याधि थी, जिस रोग के लिए क्षार यूज किया था, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और दग्ध स्थान किस वर्ण का हो जाएगा, ताम्र वर्ण का। तो यहाँ पर जो सम्यक क्षार में दग्ध स्थान पक्व जम्मू के समान हो रहा था, हीन दग्ध में वही दग्ध स्थान ताम्र वर्ण का हो जाएगा। और अगर आपको पता चल रहा है कि क्षार का हीन दग्ध या दुर्दग्ध हुआ है, तो आपको वापस से 7 दिन में फिर से उस स्थान का क्षार कर्म कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर अतिदग्ध हो जाएगा तो ज्यादा जल जाएगा, ज्यादा जल जाएगा तो उस स्थान पे क्या होगा, दाह होगा, पाक होगा, राग होगा, सिक्रीशन ज्यादा होने लग जाएगा, डिहाइड्रेशन की वजह से प्रपाशा और मूर्छा की कंडीशन देखने को मिलेगी। अतिदग्ध हुआ है, ज्यादा जल गया है, तो चिकित्सा भी हमें वात पित्त शामक करनी पड़ेगी। अम्ल द्रव्यों से, क्योंकि शीतलीले रहेंगे, अम्ल द्रव्यों से हमें वहां पे क्या करना है, परिषेक करना है, जिससे वहां से जो भी स्राव हो रहा है वो रुक सके। तिल मधु घृत का आपको क्या करना है, उस स्थान पर लेप करना है। ठीक है, तो ये तीनों लक्षण आपको पता होना चाहिए क्षार के, सम्यक दग्ध, दुर्दग्ध और अतिदग्ध के। सम्यक दग्ध में दग्ध स्थान किस तरह का दिखाई देगा, पक्व जम्मू, हीन दग्ध में ताम्र वर्ण का, और अतिदग्ध में ज्यादा जल जाएगा तो श्राव वगैरह ज्यादा होगा। तो आप चिकित्सा कैसी करोगे ये आपको याद रखना है। पश्चात कर्म, ये तो था प्रधान कर्म के अंदर ही हम इन चीजों को चेक कर लेंगे कि भाई सही जला है कि नहीं जला है, जो भी है। फिर अगर सही जला है तो फिर आपको पश्चात कर्म में क्या करना है, जैसे ही आपका क्षार कर्म कंप्लीट होता है तो जो भी दग्ध स्थान है उसका हमें अम्ल द्रव्यों से परिषेक कराना है। और परिषेक कर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है, जैसे मैं आपको अग्नि कर्म में पढ़ाऊंगी, ठीक है, या शस्त्र निपात वेदना में पढ़ाऊंगी आगे, तो ये यही चीजें थी, मैं आपको बहुत कंफ्यूज कर देती हैं कि जो है तिल कल्क से परिसिंचन किया था या लेप किया था, ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन वहां पे बन जाते हैं फिर। तो आपको याद रखना है कि क्षार कर्म में हम तिल कल्क में मधु, यष्टि या मुलैठी का चूर्ण मिला करके लेप करते हैं, और परिसेचन किससे करते हैं, अम्ल द्रव्यों से। तो जैसे ही क्षार कर्म कंप्लीट हो जाता है आपको अम्ल द्रव्यों से उसका परिसेचन करना है। परिसेचन करने के बाद तिलकल्क और मधु यष्टि का वहां पे क्या करना है, लेप करना है। फिर आता है क्षार सूत्र निर्माण विधि।
कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर आप क्षार सूत्र का यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास पहले खुद के पास क्षार सूत्र होना भी तो चाहिए। किस तरीके से आप क्षार सूत्र का निर्माण करोगे? तो अगर कोटेशन ये आपने मुझे लगता है भेषज कल्पना में याद किया होगा। अगर याद किया है तो वापस पढ़ लीजिएगा, नहीं किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हम केवल ये पढ़ेंगे कि हमें क्षार सूत्र बनाने के लिए कौन-कौन से द्रव्यों की ज़रूरत होती है और क्या-क्या द्रव्य हमारे पास होने चाहिए। तो क्षार सूत्र के निर्माण के लिए आपके पास एक तो लिनेन का थ्रेड होना चाहिए, क्योंकि सूत्र बना रहे हो तो थ्रेड तो होना ही चाहिए। कौन से नंबर का? 20 नंबर का। उसके बाद अब क्षार सूत्र बना रहे हैं तो क्षार होना चाहिए, तो स्नोही क्षार, अपामार्ग क्षार होना चाहिए और हरिद्रा। ये 4 चीजें अगर आपके पास है तो आप क्षार सूत्र का निर्माण कर सकते हो, यानी कि लिनेन थ्रेड, स्नोही क्षीर, अपामार्ग क्षार और हरिद्रा। इन 4 चीजों से हम क्षार सूत्र का निर्माण करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको जो लिनेन थ्रेड है हमारे पास 20 नंबर, उसको लेकर के एल्यूमिनियम धातु से बने हुए विशिष्ट आकृति की एक चौखट पर लपेट देना है। आपके पास एक ऐसी चौखट होगी जिस पर आप ये क्षार सूत्र को इस तरीके से लपेटते जाओगे। जैसे आपने कभी देखा हो, हम घर पर जो है दरी या चटाई कभी बनाते थे पहले के ज़मानों में, तो एक चौखट सी हुआ करती थी, उस पर हम धागे बांधते जाते थे इस तरीके से। तो बिल्कुल वैसे ही आपको थोड़े डिस्टेंस में ये सूत्र को उस एल्यूमिनियम की चौखट पर लपेटते जाना है, बांधते जाना है। उस थ्रेड पर जैसे ही आपने उसको लपेट दिया, उस थ्रेड पर क्या करना है, अब हमको सबसे पहले लेना है कौन सा क्षार? स्नूही वाला। तो स्नूही, अब स्नूही का क्षार किसमें होता है? उसके क्षीर में होता है। तो स्नूही के क्षीर को लेकर के उस कोटिंग उसकी कोटिंग हमें उस थ्रेड पर करनी है। ठीक है? जैसे आपने कॉटन से या हाथ से उस स्नूही शीट की कोटिंग आप उस थ्रेड पर करते जाओगे, करते रहना, उसके बाद उसको धूप में सुखाने के लिए रख देना है। रख देने के बाद अगले दिन वापस से फिर उस पर वापस से स्नूही शीट की कोटिंग करनी है। ठीक है? इस तरीके से आपको 11 दिन 11 बार, यानी कि डेली करना है आपको। तो इस तरीके से कितनी कोटिंग हो जाएंगी उस पर स्नूही शीट की? 11 कोटिंग हो जाएंगी। ठीक है? यानी कि एक कोटिंग आपको पर डे करनी है, यानी कि 11 कोटिंग टोटल उस धागे पर, उस लिनेन थ्रेड पर स्नूही शीर की हो चुकी। अब 12वें दिन क्या करना है? जैसे ही वो 11वें दिन का शीर है वो सूख जाए, तो आपको 12वें दिन उस पर अपामार्ग क्षार की कोटिंग करनी है। तो पहले किसकी कोटिंग की है ये भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पहले अपामार्ग की कर दो स्नूही के बाद में, पहले आपको तीक्ष्ण वाले की करनी होगी जिससे उसकी शार्पनेस इंक्रीज हो। तो पहले आपको स्नूही शीट की 11 दिन तक कोटिंग करनी है, 12वें दिन आपको अपामार्ग क्षार की कोटिंग करनी है। उसके बाद तो 11 कोटिंग तो हमने स्नूही शीट की थी, उसके बाद अपामार्ग क्षार की कोटिंग कितनी करनी है? 7 करनी है। ठीक है? तो 12वें दिन से 18वें दिन तक टोटल 7 कोटिंग किसकी हो जाती है? अपामार्ग क्षार की हो जाती है, यानी कि 18 दिन कंप्लीट हो चुके। 19वें दिन आपको क्या करना है? उस सूत्र को हरिद्रा चूर्ण में लपेट करके उसको धूप में रख देना है। ये 3 दिन आपको डेली यही चीज करनी है, उसको हरिद्रा चूर्ण में लपेटना है, फिर सुखाने के लिए रख देना है। फिर अगले दिन हरिद्रा चूर्ण लेना है, उसको सुखाने रख देना है। तो देखिए 11 दिन स्नोई शीट की कोटिंग की, 7 दिन अपामार्ग क्षार की कोटिंग की और 3 दिन हम हरिद्रा की उस पर कोटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आप कोटिंग करोगे तो टोटल कितने दिन हो जाते हैं? 21 डेज हो जाते हैं और 21 दिन में आपके पास योग्य क्षार सूत्र बन के तैयार हो जाता है। फिर आपने जो धागा पूरा चौकट पे, क्योंकि हम एक क्षार सूत्र थोड़ी बनाएंगे, हम तो इकट्ठा बना के रखेंगे, तो आपको जितनी ज़रूरत हो उस अकॉर्डिंग, उस लंबाई में क्षार सूत्र को काट काट करके एक टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए, पैक करके रख लीजिए। इस तरीके से जो क्षार सूत्र बनता है इसको अपामार्ग क्षार सूत्र कहा जाता है। क्लियर है बात? तो ये भी आपने देख लिया कि अगर आप क्षार सूत्र का निर्माण करते हो तो किस तरीके से उसका निर्माण करोगे। ठीक है? फिर उसके बाद आता है क्षार सूत्र का उपयोग। अब हमने क्षार सूत्र बना तो लिया, लेकिन हम कौन सी डिजीज में और किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे, तो कौन कौन सी डिजीज के लिए इसके इंडिकेशन दिए गए हैं। आप भगंदर या फिस्टुला में क्षार सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। कोई भी अर्बुद है, उस जैसे यहाँ पे अर्बुद उठा हुआ है तो इस गोलाई में क्षार सूत्र बांध दीजिए, अर्बुद कट करके अलग हो जाएगा। इन्फेक्शियस वुंड है, एब्सिस है, कोई पेपिला है, वाट्स है, जो धीरे धीरे आपके हर सिलेबस में आएगा ये सारे टॉपिक। इंटरनल या एक्सटर्नल जो पाइल्स हैं, हार्स हैं, उनमें आप क्षार सूत्र का प्रयोग इजीली कर सकते हो। तो ये तो था क्षार सूत्र।
क्षार सूत्र का उपयोग और हमने कैसे उसका निर्माण किया। फिर आती है क्षारवर्ती। जब क्षार का उपयोग हम वर्ती के द्वारा करते हैं तब उसे क्षारवर्ती कहते हैं और क्षारवर्ती का निर्माण भी क्षार सूत्र के समान ही होता है। इसका यूज आप दुष्ट व्रण में, जैसे कोई ऐसा वुंड है वहां पे आप क्षार सूत्र बांध नहीं सकते तो आप क्षार को वर्ती फॉर्म में यूज कर सकते हो। नाड़ी व्रण है तो उस एरिया में आप वर्ती फॉर्म में क्षार को यूज जो है इंसर्ट करा सकते हो। तो नाड़ी व्रण हो, दुष्ट व्रण हो, वहां पे हम क्षारवर्ती का यूज करेंगे। क्षारवर्ती क्या काम करेगी, जो क्षार करता है लेखन शोधन और रोपण का काम ये करेगी। उपरोक्त व्याधि में क्षारवर्ती का उपयोग लक्षणों की तीव्रता के अनुसार प्रतिदिन या एकांतर से किया जाता है। यानी कि आप या तो डेली क्षारवर्ती का यूज कर सकते हो कोई पर्टिकुलर डिजीज है उसमें, या फिर एक दिन छोड़ करके यूज कर सकते हो। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में एक बार 5 मार्क्स में, अगर आप फिस्टुला में क्षार सूत्र का यूज करोगे तो उसका क्या प्रोसीजर है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्षार सूत्र का यूज करना है फिस्टुला के अंदर, तो सबसे पहले पेशेंट को आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, जिससे जो प्रोसीजर है उसमें उसको पेन ना हो। तो यहाँ पे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया उसको देंगे, पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लेटाएंगे। उसके बाद मेन प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर कैसे करोगे, आपने जैसे ही पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन पर लिटाया, लिटाने के बाद वो जो एनल वाला रीजन है उसकी पेंटिंग, ड्रैपिंग और आइसोलेशन पार्ट, यानी कि बाकी के एरिया को कपड़े से कवर कर देंगे और उस पर्टिकुलर एरिया को आइसोलेट कर लेंगे। ऐसा आपने करा, उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रोब लेनी है, यानी कि एक एछनी लेनी है, जिससे आपको उस फिस्टुला का रास्ता पता करना है। ठीक है, जो कि एक प्रोब लेनी है जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है किसके लिए, क्षार सूत्र के लिए। उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे एक्सटर्नल ओरिफिस से, क्योंकि फिस्टुला की दो ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। फिस्टुला भगंदर मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी, आगे आपका टॉपिक है, यहाँ बस थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अगर ये आपको नहीं भी समझ में आए तो आप भगंदर पढ़ने के बाद वापस इसको पढ़ लेना, या फिर यही चीज मैं आपको भगंदर में दोबारा पढ़ाऊंगी। ये प्रोसीजर भगंदर के अंदर या फिस्टुला में दोबारा आएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो आपने एक प्रोब ली, प्रोब को आपने इंसर्ट किया फिस्टुला की जैसे एक एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे एनस के पास है और ये अंदर कहीं तक जा रही होगी, तो यहाँ से आपने उस प्रोब को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आपको इंटरनल ओरिफिस तक उसकी तक जाना है। इंटरनल ओरिफिस कहाँ होगी, इनसाइड द एनोरेक्टल कैनाल, गाइडेड बाय इंडेक्स फिंगर ऑफ द हैंड। इंडेक्स फिंगर को कहाँ से एंटर कराना है, एनस से एंटर कराना है, और ये जो प्रोब आपने डाली है इसको एक्सटर्नल ओरिफिस से आपको एंटर कराना है। दोनों को जब आप एंटर कराओगे तो जैसे ही आपको रास्ता पता लग जाएगा, अपने आप ही वो प्रोब क्या है, एनस से बाहर आ जाएगी, क्योंकि दो ओपनिंग है उसकी। ठीक है, फिर क्या करना है, इस प्रोब में आपको धागा लपेट लेना है। ये जो प्रोब आपने इंसर्ट कराई है इससे आपको पहले ही धागा लपेट लेना है, क्षार सूत्र लपेट लेना है। जैसे ही ये प्रोब एक्सटर्नल ओरिफिस से आपने एंटर कराई थी और बाहर कहाँ से निकली, एनस से निकली, तो इन दोनों के थ्रेड एंड को आपको बांध देना है। न तो ज़्यादा लूज बांधना है, न ज़्यादा टाइट बांधना है। और जो वुंड है वहाँ पे फिस्टुला का, उसको मेडिकेटेड ऑयल जैसे जात्याती तेल हो गया या फिर घी है उससे उसकी क्या करते रहना है, आपको ड्रेसिंग करते रहना है। तो मान लीजिए इस ओरिफिस से आपने थ्रेड को एंटर कराया और ये यहाँ से बाहर निकला, तो आपको यहाँ पे इसकी एक नोट या गांठ बांध देनी है और इस एरिया को जात्याती तेल, जात्याती घृत, जो भी आपके पास मेडिकेटेड ऑयल घी है, उससे हमें उसकी ड्रेसिंग करके रहना है। ये पूरा प्रोसीजर होता है क्षार सूत्र का, किसमें, फिस्टुला का। फिस्टुला के अंदर क्षार सूत्र का प्रोसीजर है। प्री ऑपरेटिव केयर में क्या करो, पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि जैसे ही आपने क्षार सूत्र बांध दिया उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को वहाँ पर मेडिकेटेड ऑयल का एप्लीकेशन करना है, उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसको सिड्स बात देनी है, किससे, चाहे आप टंकन से दे रहे हो या बीटाडीन से दे रहे हो, उसको सिड्स बात देनी है, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया की जो है प्रॉपर जो है सिकाई हो पाए। एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देनी है, लग्जेटिव देना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही मेन कारण होता है पाइल्स और फिस्टुला का। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो इसके लिए लग्जेटिव्स देने हैं। क्षार सूत्र को हर वीक आपको, यानी कि 7 दिन बाद आपको उसको चेंज करते रहना है। कब तक चेंज करना है, जब तक एकदम वो जो फिस्टुला का जो पूरा ट्रैक है, जो फिस्टुला का पूरा अल्सर है
वो कट करके अलग ना हो जाए तब तक आप उसको क्या करते रहोगे, चेंज चेंज करते रहोगे जब तक वो पूरा ट्रैक हील ना हो जाए, वहाँ से पस आना बंद ना हो जाए, तब तक आप हर 7 दिन के अंदर श्वास सूत्र को रिपीट करते रहोगे। ये काम आपको करना है और इसमें वस्तु दे सकते हैं हम जाते हैं डिटेल की। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, उस थ्रेड की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ज़्यादा क्षार यूज हो गया होगा तो हेमरेज हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, वेसोवेगल शॉक में जा सकता है पर्सन, क्योंकि क्षार होता तो तीक्ष्ण ही है ना, उष्ण होता है तो वेसोवेगल शॉक में जा सकता है। वहाँ से एक्सेसिव डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि क्षार लेखन का काम करेगा तो जितना भी वहाँ पे पस है उसको सारा का सारा 3 दिन में साफ कर देगा, तो ट्रैक एकदम क्लीन हो जाएगा। तो पेशेंट को लग सकता है कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ट्रीटमेंट क्या दोगे, हाँ, तो जात्यादि घृत का लोकल एप्लीकेशन करना है, शिजवात देना है, खदरा रेस्ट देना है, पंचतिक्त घृत गुग्गलू और एंटीबायोटिक्स इनका हमें क्या करना है, यूज करना है। तो इस तरीके से आपका जो क्षार कर्म वाला टॉपिक है, जो कि अपने आप में एक लेंदी टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 या 10 मार्क्स या 2 मार्क्स कुछ भी और कितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में से एक साथ पूछे जा सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहीं भी आपको कोई भी इश्यू हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो बेझिझक होके आप कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। और कुछ कुछ टॉपिक है सर्जरी में जहाँ से ही क्वेश्चन उठते हैं, बस आप उन टॉपिक पर अपनी कमांड कर लीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाकी का बात करते हैं कल की क्लास में।